जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th लेसन एनसीईआरटी का, 7th क्लास की एनसीईआरटी 8th लेसन आज स्टार्ट करेंगे। जो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन कि कैसे, जैसे मुगल सत्ता का पतन हो रहा था, तो उसके बाद कैसे अंग्रेजों की जो एंट्री होती है और कैसे जो छोटे छोटे जो उस टाइम पे जो मनसबदार बोले जाते थे, वो जो छोटे छोटे राजा बने और कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। पूरा लेसन उसके बारे में ही बताया है कि औरंगजेब की, जैसे 1707 में, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो मुगल है उनका पतन की ओर कैसे बढ़े, कैसे मतलब वहां पर जो शासक थे वो कैसे नाकारा रहे, और उनके बारे में ही पूरा बताया गया है। और जैसे बताया कि 1765 में क्या हुआ था, 1765 में क्या हुआ था, 1765 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कि प्लासी के युद्ध के बाद जैसे अंग्रेजों के पास जो सत्ता का पूरा नियंत्रण कैसे चला गया। जो मुगल साम्राज्य, और जैसे बताया कि प्रवृत्ति, जो मुगल, जो लास्ट के मुगल थे, उनके उनके लिए जो संकट की स्थिति क्या बन गई थी, तो उसके बारे में ही बताया है आगे इस लेसन में पूरा। कि जो औरंगजेब के जो, अच्छा, सबसे जो मेन कारण तो था जो औरंगजेब की नीतियां थी उसके कारण। क्योंकि वो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी थे, कि जैसे अपना जो साम्राज्य बहुत मतलब पूरे भारत के साथ साथ वो मतलब पूरे इंडिया में तो फैलाना चाह ही रहे थे। तो जैसे उनके जो दक्कन के अभियान थे ना, जैसे उन्होंने जब इधर क्या, अहमदनगर, और इधर तेलंगाना, और इधर जो ये आक्रमण करे, तो यहाँ पर जैसे उनके राज्य का तो विस्तार हो गया, राज्य का विस्तार तो हो गया, परंतु जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो उभर कर सामने आने लगे। और क्या था, जो आगे जो राजा थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी। तो उनके जो मनसबदार थे वो ही शक्तिशाली हो गए थे, मनसबदार थे वो शक्तिशाली हो गए थे, और अपना जो उनकी केंद्रीय जो सत्ता है उन्होंने वो उसको लगभग खत्म ही कर दिया था। फिर जो बात रही सही चल रही थी, कुछ कुछ जो कह रहे हैं कि गाड़ी जो चल भी रही थी, फिर 1739 में जो नादिर शाह हैं, नादिर शाह आक्रमण कर देते हैं जो 1739 में। और जो ईरानी शासक है नादिर शाह, नादिर शाह नादिर शाह जो आक्रमण कर देते हैं, और जो मतलब वो जो बोला जाता है तख्त ताउस बोला जाता है, मयूर सिंहासन बोला जाता है, जो किसने बनवाया था, जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। जो शाहजहां ने बनवाया था वो उनको लूट के ले गई। और फिर क्या, जो धन दौलत को लूट कर ले गए। फिर जो अहमद शाह अब्दाली है, वो भी लगभग 5 बार, 5 बार, 5 बार 1748 से 1761 में, 1761 याद होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन थे, अहमद शाह अब्दाली ही थे। तो इसमें इन्होंने भी उत्तर भारत पर बहुत आक्रमण किए। तो जो दिल्ली पर जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने, उसके बारे में ही पूरा बताया कि वो क्या क्या लूट के ले गए, और ऐसे उसके बारे में बताया है। ये जैसे कोई मतलब अलग से कोई ये बात नहीं है इसमें, जो मेन बात थी वो मैं बता चुकी हूँ। जो तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को जो लूट कर ले गया था, जैसे उस शासक के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन ले गया और कब लेके गया। और जो 1739 कौन सा युद्ध बोला जाता, करनाल का पहला युद्ध, या तरावड़ी का। तो ये तख्ते ताउस लूट के ले गए थे। इसमें इसके मतलब मेन यही बात बताया। फिर बताया कि जैसे कि दो ऐसे शासक रहे हैं मुगल जो सल्तनत है उसमें, और दो दो तो ऐसे शासक रहे हैं जिनको उनके ही जो नीचे जो काम करने वाले हैं उन्होंने अंधा कर दिया। और दो ऐसे शासक रहे हैं कि दो उनको मार ही दिया। जैसे फर्रुखसियर है और जो आलमगीर द्वितीय हैं, इनको तो मार ही दिया।
इनकी हत्या कर दी गई। और दो और बादशाह हैं जैसे अहमद शाह और आलम शाह जो द्वितीय हैं। आलम शाह वैसे और किसको कहा जाता है, औरंगजेब को भी कहा जाता है आलम शाह। जो आलम शाह द्वितीय हैं और अहमद शाह हैं, उनको उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो उनके बारे में बताया है कि फिर राजपूतों, फिर जैसे ये जो मुगल सत्ता थी उसका लगभग पतन ही हो गया था, 1739 के बाद लगभग पतन हो गया था। मतलब मेन वैसे पतन बोला जाए तो 1857 की क्रांति मानी जाती है। जो 1857 की क्रांति है वो मानी जाती है। परंतु जो 1739 में यहाँ पर मुगल जो सल्तनत है उसका मतलब अपने पतन की ओर चल पड़ी थी यहाँ से। फिर यहाँ बताया है जो राजपूत थे, जो राजपूत शासक थे, उनके बारे में बताया है कि राजपूत, बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से जैसे अंबर, अंबर किसको बोला जाता है, अजमेर या अंबेर बोला जाता है, अंबर बोला जाता है। और जोधपुर के राजपूत जो मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत थे, क्योंकि वो वहां पर तो जो मनसबदारों का काम कर रहे थे, बदले में उन्हें अपने वतन और जागीरदारी दे रहे थे, पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद ले रहे थे। और जब जब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाके जो क्या क्या था, जब वहां पर जब मेन जो मुगल सत्ता थी उसमें नियंत्रण जब खत्म हो गया था, तो खत्म हो गया था, तो फिर ये जो मनसबदार का जो काम कर रहे थे, तो इन्होंने भी अपनी सत्ता का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैसे बताया है कि जो राजा अजीत सिंह हैं, उन्होंने अपनी जैसे गुटिया जो राजनीति बनाई और उसमें गुजरात और मालवा पर आक्रमण करके वहां पर अपनी सूबेदारी फिर वहां भी स्थापित कर ली थी। फिर जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह है को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई, जो बताया कि अजीत सिंह है उनको तो गुजरात की, और अंबर के जो राजा हैं, राजा जो जयसिंह हैं, उनको मालवा की सूबेदारी भी मिल गई थी। जो जादर शाह हैं, अ, जैसे शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के बाद कौन बोले जाते हैं, औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, जहादर शाह। जो जादर शाह है 1713 में जो इन राजाओं ने इन पदों का नवीनतम जो मतलब क्या था, इनके बस की इतनी बात रही नहीं थी कि इन्होंने इन राजाओं के ही पदों को नवीन कर दिया कि भाई तुम आक्रमण भी कर सकते हो, कहीं और जगह की सत्ता भी ले सकते हो, मतलब आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से को कब्जा भी कर सकते हो, मतलब ये कोशिशें भी वो करते रहते थे, क्योंकि वो मेन जो नियंत्रण होता है उस रेखा से वो बात बाहर निकल चुकी थी। फिर राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी जो राजधानी स्थापित की थी 1722 में, आगरा की सूबेदारी में सूबेदारी दे दी गई इनको। 1722 में मतलब आगरा की भी सूबेदारी दे दी गई थी। फिर जो फिर जैसे इस लेसन में यही बताया है, जैसे अगर मैं मैप है जो इंडिया का ऐसे मैप बनाऊं, खास तो नहीं बनाना आएगा। जैसे मुगल जो सत्ता थी वो लगभग यहाँ पूरा में फैली हुई थी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जैसे कि सत्ता से कैसे नियंत्रण से बाहर रहा, कैसे ये एक मतलब अलग अपनी स्वतंत्र रियासत बन गई, ऐसे उसके बारे में बताया है कि जो सिख है, आज़ादी हासिल करना, जो सिख हैं, ये मेहरानगढ़ का जो किला है जो जोधपुर में है उसके बारे में ये चित्र दिया गया है। अच्छा, सिखों के बारे में बताया है कि जो सिख में गुरु गोविंद सिंह थे या 1699 में, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, से पूरा और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, मतलब अपने एक एक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जहाँ पर उनके वसूल होंगे, उनकी अलग से सारी सत्ता चलेगी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कौन थे, 1708 में बंदा बहादुर, जो बंदा बहादुर थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, खालसा
ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बना लिया। मतलब गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के सिक्के बना लिए, और उनको जो सतलुज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, जो उस क्षेत्र में अपना प्रशासन स्टार्ट किया। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। और जो बंदा बहादुर है, इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी, अगर किसी को पता हो, वो जो क्षेत्र है वो हरियाणा के अंतर्गत आता है। जो बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो क्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत आता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स। तो 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने जो जत्थे हैं, जैसे मिसल करके जो इनके वो होता था, जो दल था, उसको क्या कहा जाता था, एक छोटी छोटी मिसलों में से बट गया था। जो ये था, जो सिख संप्रदाय था वो मिसलों में बट गया था, संगठित हो गया था। इन जत्थों को, मिसलों के जो जो जत्थे थे, जो मिसल थे, उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमाता कहा जाता। जो धार्मिक, जो सबके साथ निर्णय लिए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, गुरुमाता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। जो राखी व्यवस्था थी वो स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को जैसे 20% जो कर देना पड़ता था, 1/5 जो कर देना पड़ता था, उसको क्या कहा जाता था, राखी व्यवस्था। राखी व्यवस्था। अब पूछ लिया जाए कि राखी व्यवस्था किससे संबंधित है, ऐसे थोड़ा ना कि वो रक्षाबंधन से संबंधित है। फिर नीचे जैसे दक्कनवा जो साम्राज्य था, उसके बारे में बताया कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर जैसे मराठा जो साम्राज्य था वो उभरा। जो मराठाओं में जो सबसे बड़े जो वहां के प्रधानमंत्री होते थे, उसको क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। पेशवा कहा जाता था। जो शिवाजी थे, 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार जो देशमुखों की सहायता से एक स्थायी जो राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक जो के कुनबे वाले मराठाओं के सेनाओं के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल बना लिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। जो पेशवा थे वो क्या थे, पेशवा क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जो शिवाजी के टाइम पे अपनी सेवा एक पेशवा के रूप में देते थे, तो उनको उनके हाथ में ही जो सत्ता है वो रही, और मराठा की जो राजधानी पुणे जो मराठा है वो वहां की राजधानी बन गया। जो मराठा साम्राज्य का विस्तार है वो 1720 से 1761 के बीच में काफी रहा है। ये एक वो बताया है कि उसके बीच में, इस साल से इस साल के बीच में मराठा साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा रहा। फिर इसमें दो कर बताए हैं कि चौथ और सरदेशमुखी दो कर लेते थे जो मराठा थे। वो मतलब संरक्षण देने के बदले किसी को भी, तो वो चौथ चौथ और सरदेशमुखी कर लेते थे। फिर वही बताया कि मैंने बताया था कि उधर राजपूताना, नीचे जो दक्कन वाला एरिया है वहाँ मराठा। फिर ये जो हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पर जाट, यहाँ पर जो जाट सत्ता में आई और उभरे। तो इसके बारे में बताया कि जो उनका नेता था, जो जाटों का नेता था, वो चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। मतलब आगरा जो मेन रहा है, कभी मुगलों का जो मेन गढ़ रहा है, वहां पर भी किसका नियंत्रण हो गया था, जाटों का नियंत्रण हो गया था। जाट समृद्ध कृषक होते थे,
जिस उनमें प्रभुत्व क्षेत्र में जो उनका प्रभुत्व क्षेत्र था, जो पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के जो के राज में भरतपुर, जो चूड़ामल थे, चूड़ामल के जैसे पुत्र थे सूरजमल। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा था, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरत जो वहां पर जो दिल्ली में जो बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने किसकी शरण ली थी? उन्होंने जो राजा राजा सूरजमल है, जो सूरजमल हैं, उनकी शरण ली थी। नादिर शाह के जो पुत्र हैं, जवाहर जवाहर सिंह शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उनमें से 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इसके बलबूते पर वो मुगलों से लड़ रहे थे। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बना हुआ था, जो भरतपुर का किला था वो किसके नियंत्रण में था? जाटों के नियंत्रण में था। वह दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था। शाही वास्तुकला से जिस जिस जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जैसे कई बार जो इन्होंने बनवाई थी, वो चीजें शाहजहां से भी जोड़ दी जाती हैं। तो इस लेसन में यही बताया था कि जैसे जो मुगल सत्ता जैसे जैसे कमजोर होती गई, तो उनके नियंत्रण से जो छोटे छोटे शासक थे, वो कैसे निकलते गए और एक अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण करते गए। पूरा इस लेसन में इसी के बारे में बताया गया था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।